हमारे जीवन में हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बोलते हैं जिसके पास 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 2 पैर, पूरा शरीर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। धन भले ही कम हो बट शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक मेडिसिन सेंटर से लेके, एक एमआर से लेके एक डॉक्टर तक का सफर तय करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं टॉक शो विद पूजा सिंह में। इसी कड़ी में आइए हम मिलते हैं आपके जिले के एक बेस्ट हेल्थ वर्कर, जो बहुत लोगों को, जिन्होंने फ्री में ट्रीटमेंट दिया होगा, बहुत कम रेंज में दवाई दी होगी, और अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर डॉक्टर तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, आइए जानते हैं उनके जीवन का स्ट्रगल। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर शिवम सिंह का। नमस्कार शिवम जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो पहले आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपका ये चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा है, जो मैं रेगुलर देखता भी हूँ। इसके लिए आपको बहुत से शुभकामनाएं। आप इसी तरह काम करते रहिए। तो शुभम जी, मैं जानना चाहूंगी कि मेडिकल फील्ड में जैसे सबकी रुचि बहुत कम बच्चों की होती है, बच्चे हाई स्कूल के बाद नॉर्मली इकोनॉमिक्स, मैथ्स, आर्ट्स, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो मेडिकल में एक रुचि का कोई अपना एक या तो जेनेटिक पारिवारिक कारण होता है कि हमारे फैमिली में कुछ लोग इस तरह से हैं, या उसका कोई पर्सनल रीजन होता है। तो आपका इस फील्ड में आने का क्या रीज़न था? हमारा इस फील्ड में आने का मेन रीज़न था कि मेरा शुरू से जो है लगाव मेडिकल फील्ड से ही था। मैं छोटे से ही मेडिकल के फील्ड के लिए प्रति इतना मतलब जागरूक रहता था कि मुझे शुरू से ही था कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है। अच्छा। और मैं एट द क्लास 9 से ही मैं मेडिकल लाइन में चला गया था। मैं एट द क्लास 9 से ही एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, बहुत जाने माने शहर के सर्जन हैं, डॉक्टर आमिर आलम, उनके साथ मैं रहता था सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ देखने की मतलब बहुत रुचि रहती थी, इसलिए मैं उनके साथ रहता था उनके साथ। और वो मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ को सिखाते भी थे, जिस हिसाब से मेरा रुचि को देख करके वो मुझे हर सारी चीज़ सिखाते थे। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम पढ़ाई मत करो, सीखो, अपना पढ़ाई पहले रखो। तो उन्होंने मुझे बहुत, उनके वो एक तरीके से मेरे गुरु भी रहे हुए हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि आपने बताया कि आपने डॉक्टर आमिर आलम को असिस्ट किया, आप उनके एक असिस्टेंट रहे और आपने उनको असिस्ट किया, उनसे बहुत कुछ उनके हॉस्पिटल से सीखा, तभी आपकी उम्र बहुत छोटी रही होगी। फिर उसके बाद आपने साइंस से इंटर किया होगा, बायो से बीएससी किया होगा। उसके बाद आपने सबसे पहली चीज़ इस मेडिकल फील्ड में आने के लिए क्या डिपार्टमेंट को चॉइस किया? मेडिकल फील्ड में आने के लिए, क्योंकि उस समय आज से 5 साल 10 साल पहले मेडिकल फील्ड की पढ़ाई को बहुत बड़ा माना जाता था, जिसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती थी। तो मैं एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि मेरे पास उतनी फंडिंग नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले इंटर के बाद जो है बी फार्मा किया। अच्छा। बी फार्मा जो है एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत एलिजिबल पढ़ाई है। अगर बी फार्मा एक 4 साल का होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड 2 साल का होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। दोनों फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल कोर्स होते हैं, बट क्या है बैचलर में आप बैचलर करके आप मास्टरिंग कर सकते हैं। तो मैंने बी फार्मा की, फिर एम फार्मा की। बी फार्मा करने के बाद ही मैं पहले आया एमआर लाइन में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेरी पहली कंपनी थी एफडीसी। देन सेकेंड कंपनी में 5 साल काम किया इंटास फार्मास्यूटिकल में। करेंट में मैं टोरेंट में था। टोरेंट में जब ज्वाइन किया तो फिर मैं फार्मा कर चुका था। फिर मुझे आया कि क्यों ना मैं अभी, और भी मेरी पढ़ने की इच्छा है, तो क्यों ना मैं फिर मेडिकल फील्ड में रहते ही रहते मैंने नीट की परीक्षा दी। नीट की परीक्षा दे करके मैं बीएमएस में एडमिशन लिया एंड नाउ अभी मैं बीएमएस कर रहा हूँ। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है यहीं आपके आजमगढ़ कॉलेज से, शिवालिक मेडिकल कॉलेज से। और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें अपने आप से, लोगों से राय लेते हुए सारी चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने एमआर से अपना सफ़र एक डॉक्टर तक, आपने अपने अचीवमेंट को, अपने सपने को पूरा किया, तो आपको अभी जैसे आप अगर कुछ लोग आपके पास आते हैं, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई शारीरिक समस्या होती है, तो क्या अभी आप उनको असिस्ट करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं? हाँ, एडवाइस करता हूँ। मेरी एक छोटी सी क्लिनिक भी है वेलनेस फार्मेसी के नाम से, जो आपके अगरसेन कॉलेज के पास है, सदावर्ती मोहल्ले में। वहाँ एक छोटी सी क्लिनिक, वहाँ एक डॉक्टर भी आते हैं, मैं खुद वहाँ पे रहता हूँ। और पेशेंट जो भी आता है हमारे यहाँ, अगर उसके पास पैसा है तो ठीक, नहीं पैसा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट
उसकी सेवा करता हूँ। और कई से ऐसे सारे बहुत सारे कैंप भी मैंने किए हैं, चाहे वो हतिया में हुआ हो, बहुत सारे कैंप किया है मैंने, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ हड्डी के एक डॉक्टर आते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और एक बच्चों के डॉक्टर हैं, और एक मैं खुद जनरल फिजिशियन हूँ। तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, दवा का कोई शुल्क नहीं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। अभी आने वाले जनवरी में मैं एक बहुत ही बड़ा कैंप प्लान कर रहा हूँ, जिसमें हड्डी के डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, मैं खुद, और सारी जांच की सुविधाएं मैं फ्री करने जा रहा हूँ। जनवरी में एक लगभग 20 से 25 के बीच में एक बृहद कैंप प्लान कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अपने मेडिकल फील्ड के साथ सोशल वर्क भी करते हैं। जी हाँ। तो जो भी पेशेंट अगर कोई नीडी आ जाता है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, और आपकी खुद की मेडिसिन की शॉप भी है, वहाँ पे आप दूसरे डॉक्टर्स को भी बैठाते हैं। तो जो लोग डायरेक्ट जाते हैं मेडिसिन सेंटर्स पे, जैसे उनको कुछ हल्की सी प्रॉब्लम हुई और कभी किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और प्रॉब्लम बता के दवा ले लेते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा डॉक्टर्स मना करते हैं। तो ये बातें कहाँ तक सही हैं आपके? ये बातें बहुत हद तक सही हैं, क्योंकि क्या है कि केमिस्ट पर्सन है, अगर जहाँ जनरली वो फार्मासिस्ट वहाँ पे बैठा है तब तो वो सही दवा देगा। आज के समय में क्या है कि लोग केवल मेडिकल हॉल खोल ले रहे हैं, फार्मासिस्ट का लाइसेंस या किसी का लाइसेंस हायर कर ले रहे हैं, बट अपने बैठ के अब उनको जानकारी है नहीं है, वो कोई भी दवा दे देंगे तो वो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखा कर ही लीजिए दवा, जिससे कि आपकी सेहत पे कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। हाँ, जैसा कि आपका सुझाव है कि आप डॉक्टर को प्रॉपर दिखा के ही दवा लेनी चाहिए। हाँ। और डायरेक्ट केमिस्ट, अगर वो फार्मासिस्ट नहीं है, हाँ। तो और अगर किसी के लाइसेंस पे दुकान खोल के बैठा है तो सच बात है, वो क्या ही आपको हाँ। मेडिसिन प्रोवाइड करेगा और आप क्या ही उससे ठीक होंगे। तो प्रॉपर अगर आपको किसी हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो आप एक डॉक्टर्स के पास या आपके पास हम आ सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके। आपको क्या लगता है कि आजमगढ़ जिले में मेडिकल प्रोफेशन को लेके क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, या बहुत आसानी से पेशेंट अवेलेबल हो जाते हैं? पेशेंट हर जगह इजीली अवेलेबल हैं, बट क्या है कि पेशेंट को राइट डायरेक्शन नहीं मालूम होता है। डॉक्टर आजमगढ़ में तो डॉक्टर इतने आ चुके हैं कि आपको बाहर जाने के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा, बट राइट चॉइस, अच्छे डॉक्टर की चॉइस लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं हमें वहाँ। सबसे पहली बात क्या है कि आज आजमगढ़ में क्या है कि पेशेंट को अगर एक डॉक्टर को दिखाया, उसे 2 दिन आराम नहीं हुआ तो कल तीसरे दूसरे डॉक्टर, ऐसे वो 4-5 डॉक्टर के पास घूमता है, तो सही डॉक्टर का चुनाव नहीं कर पाता है। इसलिए फिर वो कहता है नहीं, हमें यहाँ आराम नहीं मिला, हम लखनऊ जाएंगे, बनारस जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। सही डॉक्टर का चुनाव ही सबसे बढ़िया होता है। अच्छा, एक चीज़ हम जनता जानना चाहेगी आपसे, जैसे कि दवाओं में 2 नाम बहुत फेमस आते हैं, एक पेटेंट और एक जेनरिक। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पेटेंट मेडिसिन एंड जेनरिक मेडिसिन? सबसे बड़ी बात देखिए, पेटेंट और जेनरिक में कोई अंतर नहीं होता। अंतर होता है तो बस लाइसेंस इन लाइसेंस और लाइसेंस और विदाउट लाइसेंस का। अच्छा। जैसे कुछ दवाओं का कर लगता है, टैक्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है उसको वो महंगी हो जाएगी, और जो दवाओं पे टैक्स नहीं लगेगा वो सस्ती हो जाती है। अच्छा। हाँ, बट इसमें जो सामने वाला पेशेंट है उसको नहीं पता हो पाता कि ये जेनरिक है कि पेटेंट है, ठीक है। अच्छा। वो केवल एक मेडिकल वाला ही जान पाएगा या एक डॉक्टर ही जान पाएगा कि ये पेटेंट है कि नॉन पेटेंट है। नहीं तो लोग कहते हैं कि अरे जेनरिक की दवा है, इसकी 10 गोली खाओगे और पेटेंट की 1 गोली खाओगे, एक बराबर सा असर करेगा, कुछ ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ दवाओं में, जैसे कि आज समय में बड़ी बड़ी कंपनियां भी जेनरिक बनाने लगी हैं, चाहे वो ल्यूपिन हो, इंटास हो, सन हो, टोरेंट हो, सबकी जेनरिक आती हैं दवाएं। कोई पोटेंसी का मेन खेल होता है। सारी चीज़ें, अगर पेटेंट दवा है उसकी पोटेंसी 100% है, तो जेनरिक दवा की जो है पोटेंसी वो 70% होगी, बट वर्क दोनों करेंगे। अच्छा। हाँ, और आज के समय में नकली दवाएं इतनी बनने लगी हैं, वो भी जेनरिक है। तो वही सेम है कि पकड़ने वाली बात है, चुनाव सही करना चाहिए। अब कोशिश करना चाहिए कि आपको पेटेंट ही दवा लेके खाएं, जेनरिक के चक्कर में पड़े ही ना। ऐसे नकली दवाओं से याद आया कि अभी फेंसाडिल या कोई एक कफ सिरप को लेके बहुत बड़ी कोडिंग बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी मार्केट में आई है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये साजिश के तहत है, कुछ लोगों का कहना है कि सही है, कुछ लोगों का कहना है सारी बातें गलत है। तो चूंकि आप इस डिपार्टमेंट से, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप तक जो फीडबैक पहुंचा वो क्या था? देखिए, कोडिन युक्त जो सिरप है वो जाहिर सी बात है हार्मफुल है। और पहली बात, बच्चों की जो खांसी की सिरप आती है उसमें कोडिन नहीं होती है, ठीक है। जो जनरली एडल्ट कफ सिरप आती है उसमें कोडिन
आती थी। अभी क्या है, रिसेंटली सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि कोई भी कफ सिरप हो, चाहे एडल्ट हो चाहे पेडियाट्रिक हो, किसी में भी कोडिन की मात्रा नहीं अवेलेबल होनी चाहिए। वो पूरा जो है वो शेड्यूल का ड्रग जो है वो प्रोहिबिटेड है, पूरा बंद है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब कोडिन युक्त सिरप नहीं बना रही हैं। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में कोडिन कफ सिरप जो बरामद हुआ, ये बरामद जो हुआ, ये जो लोग अवैध तरीके से बना करके अपना धन उगाई जो भी कर रहे हों, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानता। बट ये कि अपने कोडिन का है कि एक नशीली पदार्थ, वो लोग ज़्यादातर क्या कफ सिरप के नाम पे कोडिन युक्त सिरप वो नशे के लिए प्रयोग करते थे। एक बार में पूरा सिरप पी लिया तो उनको नशे का तरह पूरा वो प्रयोग आता था, इसलिए उसको सरकार ने पूरा प्रोहिबिट किया, पूरा बैन किया कि कोडिन युक्त सिरप नहीं बनेगी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती भी नहीं है। हाँ, कुछ जो अलग लोग हैं जो कि अपने धन उगाई के लिए अवैध तरीके से बना करके इसका सेलिंग किए हैं। हाँ, जिससे इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला आया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट, जैसे आप चूंकि इस डिपार्टमेंट से हैं, मेडिसिन ले जाता है और उस मेडिसिन से उसको कोई एलर्जी हो जाती है, फिर वो आपके पास आता है, तो उस पर फिर आप उसको क्या, या तो फिर वो डॉक्टर ब्लेम करता है कि हमको जिस डॉक्टर ने या जिस केमिस्ट ने ये मेडिसिन दी थी उसमें कोई डिफ़ॉल्ट था, या कुछ ऐसा होता है, या उसको कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे वो मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है। जैसे कि ह्यूमन नेचर है, बॉडी है, सबकी बॉडी की बनावट अलग अलग है, किसके अंदर क्या रिएक्शन होगा कोई नहीं जानता। और जो दवा हो तो केमिकल सब्सटेंस है, वो खाने के बाद क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा तो नहीं जानता कोई। तो उसके अगर कोई पेशेंट है, अगर उसे कोई दिक्कत हुआ, जैसे डॉक्टर को दिखाकर वो ले गया दवा, अगर उसको कोई दिक्कत हुआ, खुजली हुई, इचिंग हुई, दाने दाने हो गए, शरीर पे रेड रेड चित्ते पड़ गए, तो वो तुरंत डॉक्टर को बताएगा। तो डॉक्टर जाना कि वो हमने ये दवा दिया है, तो तुरंत वो उसका एंटीडोट दे देगा तो वो सही हो जाएगा। बट ये अगर आप मेडिकल हॉल से लेते हो, मेडिकल हॉल वाला कोई दवा दे दिया आपको, आप उसके पास गए, तो वो जब उसके बारे में जानेगा ही नहीं तो फिर वो क्या देगा, फिर कोई भी एंटी एलर्जिक दे देगा, काम किया नहीं किया, वो फिर हार्मफुल हो जाता है। अच्छा, शुभम जी, शादी हुई है आपकी? हाँ। अच्छा, शादी हो चुकी है। तो आपकी वाइफ को भी क्या आप मेडिकल फील्ड में ही देखना चाहेंगे या वो हाउस? मैं पहले तो वो बीएससी कर रही थी, मैंने उससे पूछा कि आपका पढ़ने का, तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ने का मन है। फिर मैं कहा कि अगर आप मेडिकल फील्ड में आ जाओ तो जैसा आप कहिए। तो अभी वो डी फार्मा कर रही है, उसका सेकेंड ईयर है। अच्छा, उसको भी डी फार्मा आप करा रहे हैं? हाँ, डी फार्मा करा रहा हूँ मैं, उसका सेकेंड ईयर है। तो जैसे आपने डी फार्मा किया था तो आप उसको बी फार्मा करा देते या पैथोलॉजी की पढ़ाई करा देते, तो आपका एक बहुत अच्छा क्लिनिक सेपरेट हो जाता, लैब भी हो जाता, फार्मा भी हो जाता, और प्लस आप डॉक्टरेट कर ही रहे हैं। तो आपने ये विचार क्यों नहीं किया? मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या करना है, तो उसने कहा कि आप जो कहो हम वो कर लेंगे, कोई नहीं। क्योंकि वो मैथ से पढ़ी हुई है, थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्टी भी हुई शुरू में, जब डी फार्मा फर्स्ट ईयर में उसने मुझसे कहा मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कहा ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, सारी चीज़ें पढ़ो। तो डी फार्मा क्या करके वो एक फार्मासिस्ट बन जाएगी, तो वो उसके लिए एक लाइन बन जाएगा। मैंने ये सोचा कि ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी फार्मासिस्ट की डिग्री है, फिर मैं डॉक्टरेट करके बीएमएस हो जाऊंगा, तो वो फार्मासिस्ट हो जाएगी, तो दोनों चलेगा। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें और कोई भी हो, बहुत सारे कोर्स आज के समय में मेडिकल फील्ड में जाने के लिए किसी को सोचना, बस क्या है कि गार्जियनशिप होनी चाहिए। आज के समय में मेडिकल फील्ड में बहुत सारे कोर्स, चाहे डीएमएलटी हो, एलटी हो, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, डीपीटी, बीपीटी, बहुत सारी चीज़ें, कोर्सों का भरमार है। बस आपको राइट डिसीजन लेने वाला और गार्जियनशिप देने वाला होना चाहिए, और आपकी रुचि का, आप किस में रुचि रखते हो ये होना चाहिए। अच्छा, समाज को आप अपने मेडिकल हेल्थ विभाग की तरफ से, जो समाज भ्रमित होता है और इधर उधर के जिनको कहा जाता है एज कॉलिंग झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते हैं लोग, और वहाँ से सस्ती दवाएं, सस्ता ट्रीटमेंट लेके आते हैं। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे फार्मासिस्ट के पास नहीं जाते कि उनकी दवाएं बहुत महंगी। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, देखिए ठीक है, आज के समय में झोला छाप डॉक्टर भी हैं जो कहीं ना कहीं उनकी दवाएं, आप बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे 500 रुपये फीस लगेगी, जांच, डॉक्टर जो बड़ा डॉक्टर जो MBBS MD किया हुआ है वो आपको तुरंत दवा नहीं देगा, पहले आपके रोग को समझेगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, ब्लड टेस्ट का आपकी जो कमियां रहेंगी उस हिसाब से वो फिर दवा देगा, और दवा भी वो देगा तो पूरे कोर्स के हिसाब की, 5 दिन का कोर्स है तो आप, तो इसकी वजह से सारी कॉस्टिंग जो है कि भाग जाती है आपका 500-1000 रुपये। और झोला छाप डॉक्टर के यहाँ आप गए, वो देखा बुखार आ रहा है, ये चीज़ें है, ठीक है, ये लो 2 दिन की दवा दी, अब 50 रुपये हो गए, आप आए खाए, सही हो गए।
तो समाज के अंदर ये भ्रमिता फैल चुकी है कि हमें उन डॉक्टर के जाए 50 रुपये में मेरा रोग सही हो जाएगा। बट उस 50 रुपये के दवा से अगर आपको कुछ दिक्कत हो जाती है तो फिर आपको झेलना पड़ जाएगा, फिर आप जाएंगे अंत में MDF के पास ही, फिजिशियन के पास ही, फिर वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि झोला छाप डॉक्टर के यहाँ ना जा करके आप एक रेपुटेटेड डॉक्टर के पास जाइए, MBBS है, BMS है, जनरल फिजिशियन है, उसके पास जाइए जिसका लाइसेंस वैलिड हो, जो पढ़ के डॉक्टर बनाओ। पढ़ाई मेन होती है। हम कोई भी झोला छाप डॉक्टर आएगा, बैठ जाएगा, गांव में तमाम आज के समय में चल रही हैं ये सारी चीज़ें। गांव में चले जाइए, बड़े बड़े गांव में लोग हरा पर्दा लगा दिए, किसी डॉक्टर के यहाँ बैठे, साल भर 2 साल कहीं से कर लिए, फिर अपना बैठ के दे रहे हैं। उनको दवा की नॉलेज, अभी कोई दवा पेशेंट बिगड़ जाए उसको क्या है, वो तुरंत रेफर कर देंगे, हमारे बस के बाहर है। बट मैं यही देना चाहूँगा, अपने माध्यम से लोगों को यही न्यूज़ देना चाहूँगा कि किसी भी कहीं भी दिखाइए, बट वो डॉक्टर जो है वैलिड डॉक्टर हो, उसके पास लाइसेंस हो, पढ़ा हुआ हो, सारी चीज़ें हो। अच्छा, जो ये आपने बहुत सारे आपने बताया कि आपने फ्री कैंपनिंग की और इसके बाद भी आप एक बहुत बड़ी कैंप करने वाले हैं जो कि 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में होगी। तो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो चाहेंगे कि एक बार आप उसका सही टाइम और सही वेन्यू बताएं ताकि लोगों को आपके कैंप का फ़ायदा मिले। अभी वेन्यू जो कि हमारे जहाँ तक 100% में 80% है कि हम अपने घर पे ही करेंगे सारी चीज़ें, और अभी कहीं और बढ़िया जगह मिल जाता तो हम वहाँ पे करेंगे। बट अभी तक जो 70-80% है कि हम अपने घर पे ही घर आपका जामा मस्जिद पे ही। हाँ, अच्छा, वहाँ पे और कौन कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर को आप एड ऑन करेंगे अपने इस सेमिनार में? ऑर्थोपेडिक्स करेंगे और गायनी करेंगे, पीडियाट्रिक्स करेंगे, और मैं जनरल फिजिशियन मैं खुद हुई, ये सारी चीज़ें। और जांच में आपका न्यूरोपैथी जांच होगा, जिसमें आज के समय में न्यूरोपैथी लोगों से बहुत परेशान है। लोग पैर के दर्द से, कमर के दर्द से, न्यूरोपैथी पेन से लोगों आज के समय में बहुत होता है। उस न्यूरोपैथी का एक चेकअप होगा, शुगर के होंगे, HbA1c, RBS, ये सारी चीज़ें, लिपिड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें जाँच होंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ आ रही थी जिस न्यूज़ में कोई बोल रहा था कि ये कोविड का बहुत सारा जो वैक्सीनेशन हुआ इसके वजह से बहुत सारे हार्ट अटैक्स आए और बहुत लोग बाद में मरने लगे। तो क्या किसी वैक्सीनेशन से किसी की डेथ होती है? नहीं, किसी वैक्सीनेशन से किसी की कोई डेथ नहीं होती है। डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम कितना सही है। आज के समय में अगर कोविड भी देख लीजिए, जिसको भी हुआ, अगर उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो उनको कोविड, मैं खुद कोविड में लोगों को सेवा अपनी दिया हूँ।